हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 11 जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस को लेकर के है। इसके पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। चलिए मूव करते हैं पहली स्लाइड पे। बेंचमार्क्स। बेंचमार्क बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को मेज़र करने का, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने का एक बेंचमार्क या एक सॉर्ट ऑफ बोला जाए एक ऐसा तरीका है जिससे इस अपनी स्कीम की परफॉर्मेंस को, उसकी फ़ंड की परफॉर्मेंस को आप उससे मैच कर सकते हो। बट वो बेंचमार्क जो होना चाहिए वो सिमिलर स्पेस में होना चाहिए जिस स्कीम के बारे में बात की जा रही है, जिसको बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर किया जा रहा है। तो बेसिकली उसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कि जो बेंचमार्क है वो स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डेट बेस्ड बेंचमार्क को आप इक्विटी बेस्ड बेंचमार्क से इक्विटी बेस्ड स्कीम के साथ कंपेयर करो या वाइस वर्सा। तो जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है आपकी स्कीम का, सिमिलर ऑब्जेक्टिव आपके बेंचमार्क का होना चाहिए। दूसरा है एसेट एलोकेशन पैटर्न। अब दो, एक स्कीम और एक बेंचमार्क, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम हो सकता है बट हो सकता है एसेट एलोकेशन पैटर्न डिफरेंट हो। एसेट एलोकेशन कितना इक्विटी में होगा, कितना बॉन्ड में होगा, कितना गोल्ड में होगा, एक्सेट्रा। तो ये जो पैटर्न है ये भी सिमिलर होना चाहिए। और थर्ड है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द स्कीम। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या उसकी फिलॉसफी क्या है स्कीम की, और जो बेंचमार्क में सेट ऑफ वो एक इंडेक्स हो सकता है या कोई और मेड अप कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है स्कीम की वो भी बेंचमार्क के साथ सिंक में होनी चाहिए। और बेंचमार्क जो है बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को एक ट्रांसपेरेंट मैनर में उसको कैलकुलेट करना चाहिए और उसको रेगुलरली पब्लिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना खुद का बेंचमार्क क्रिएट कर ले, ऐसा नहीं। उनको किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी के प्रोड्यूस किए हुए जो भी बेंचमार्क्स होते हैं उनको यूज़ करना होता है परफॉर्मेंस को लेकर के। जनरली इंडिया में जो भी बेंचमार्क है कंस्ट्रक्ट किए गए हैं फॉर म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, वो या तो स्टॉक एक्सचेंज में बनाए होते हैं, जैसे जो भी इंडेक्सेस होते हैं निफ्टी 50 या BSE 30, ये एक तरह के इंडेक्सेस हो गए और ये एज अ बेंचमार्क एक्ट करते हैं लार्ज कैप फंड्स के लिए या इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए। या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने, फॉर एग्जांपल S&P के बहुत सारे बेंचमार्क्स हैं जो उन्होंने क्रिएट करके रखे हैं। या सिक्योरिटीज़ रिसर्च हाउस, फॉर एग्जांपल ICICI डायरेक्ट का डेट स्पेस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेकर के एक या उनके कई बेंचमार्क्स हैं। या फिर फाइनेंशियल पब्लिकेशंस के हो सकते हैं, जैसे बाहर के इंडिया के बाहर जैसे रॉयटर्स का या फिर मॉर्निंग स्टार का, इन लोगों के भी बहुत सारे बेंचमार्क्स होते हैं। अब बेंचमार्क जो किसी भी स्कीम का क्या होगा इसका डिसीजन AMC लेती है अपने जो ट्रस्टीज़ हैं उनके साथ कंसल्ट करके। और ये सारा इन्फॉर्मेशन, बेंचमार्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन SID जो स्कीम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसमें आप मेंशन करना होता है। और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कुछ चेंजेस की वजह से फंड के एसेट एलोकेशन में चेंज है या फंड की फिलॉसफी में चेंज है, उसकी वजह से अगर AMC को लगता है कि उनको अपना बेंचमार्क जो है बदलना है तो वो चेंज भी कर सकते हैं। बेंचमार्क, एक बेंचमार्क की जगह दूसरा बेंचमार्क ला सकते हैं। और जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं ये मैंडेट किया गया है। पहले तो क्या होता था, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे ही बेंचमार्क किया जाता था कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इक्विटी फंड्स का, तो मान लीजिए इक्विटी फंड्स का एक बेंचमार्क है BSE 30 के अगेंस्ट। ओके, तो BSE 30 में जितने भी 30 स्टॉक हैं उनका मूवमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या हुआ है, सिर्फ इस प्राइस अप्रिसिएशन को ही इंक्लूड किया जाता है। बाद में सेबी ने इसको एक्सपैंड किया है और बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस मूवमेंट को ना लें, आप उसमें जो अदर इनकम है, फॉर एग्जांपल इक्विटी के केस में क्या होता है, आपको डिविडेंड इनकम होती है, उस इनकम को भी इंक्लूड करना है। तो हमेशा याद रखना है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको बेंचमार्क करते हैं टोटल रिटर्न वेरिएंट ऑफ एन इंडेक्स, TRI बोलते हैं। तो 2 वेरिएंट होते हैं, एक प्राइस रिटर्न वेरिएंट होता है, एक टोटल रिटर्न होता है। तो प्राइस रिटर्न वेरिएंट में सिर्फ प्राइस कितना बढ़ा है, प्राइस की वजह से जो रिटर्न या बेनिफिट हुए हैं या प्लस या माइनस हुआ है उसको इंक्लूड किया जाता है। बट टोटल रिटर्न में आपका प्राइस अप्रिशिएशन अलॉन्ग विद डिविडेंड, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। बात करते हैं बेंचमार्क्स फॉर इक्विटी स्कीम्स। तो मैंने ये 4 पॉइंटर्स लिस्ट किए हैं। ये वो एस्पेक्ट हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के जो ड्राइव करते हैं कि इक्विटी स्कीम्स का बेंचमार्क
का क्या चॉइस होना चाहिए। पहला है स्कीम टाइप। स्कीम टाइप के अलावा चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, अंडरलाइंग एक्सपोजर। तो स्कीम टाइप मतलब इक्विटी, बॉन्ड या मनी मार्केट, लिक्विड फंड्स, इस तरह का। तो ये एक ड्राइवर होता है। दूसरा कि मान लीजिए इक्विटी टाइप का स्कीम है, अब उसमें इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या है, टॉप 100 कंपनीज हैं या 101 से 250 तक वाली मिड कैप हैं या स्मॉल कैप है, तो वो भी मैच करना चाहिए। तीसरा, पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड तो नहीं है। अगर मान लीजिए टॉप 30 सिक्योरिटीज़ को ही लिया जा रहा है ना, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन लार्ज कैप फंड्स के लिए, तो उसका जो बेंचमार्किंग होगा वो BSE 30 वुड बी बेटर बेंचमार्क। फिर चौथा आता है कि अंडरलाइन एक्सपोजर क्या है, कि अल्टीमेटली जो एक्सपोजर आप ले रहे हो, इक्विटी का है, बॉन्ड का है, या किस पर्टिकुलर एसेट क्लास का है, या आप मान लो किसी पर्टिकुलर थीमेटिक बेस्ड या सेक्टोरल बेस्ड फंड आपने लॉन्च किया हुआ, उसको आप किसके अगेंस्ट बेंचमार्क करोगे। तो ये 4 पैरामीटर्स होते हैं जो इक्विटी स्कीम्स को के बेंचमार्किंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मूव करते हैं बेंचमार्क्स फॉर डेट स्कीम। तो सेबी ने क्या बोला हुआ है कि बेंचमार्क फॉर डेट एज वेल एज बैलेंस्ड स्कीम, क्योंकि बैलेंस्ड स्कीम में भी 50% या अराउंड जो है डेट का ही एक्सपोजर होता है। ये डेवलप कौन करेगा, रिसर्च और रेटिंग एजेंसीज, जो एमफी ने रिकमेंड किया हुआ है। तो आज की डेट में अगर आप देखो, क्रिसिल एक हो गया, ICICI सिक्योरिटी एक रिसर्च फर्म हो गई है और ब्रोकर भी है वो लोग, एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन लोगों ने वेरियस इंडाइसेस डेवलप किए हैं जिसके अगेंस्ट नॉट इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने डेट स्कीम के लिए बेंचमार्क्स को यूज़ करती हैं, उनके किए हुए। तो जैसे NSE ने एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए इंडाइसेस क्रिएट करके रखे हुए हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे वर्जन है, जैसे निफ्टी कंपोजिट GSEC इंडेक्स है, निफ्टी 4 to 8 ईयर GSEC इंडेक्स है, 10 ईयर का एक इंडेक्सेस है। ऐसे ही BSE ने भी बहुत सारे इंडाइसेस क्रिएट करके रखे जो एज अ बेंचमार्क माने जाते हैं। और ICICI सिक्योरिटीज़ का एक IBEX है, इसको सॉवरेन बॉन्ड इंडेक्स है बेसिकली, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए क्रिएट करके रखा है। और क्रिसिल एक बहुत ही जानी मानी रेटिंग एजेंसी है इंडिया में, उनके बहुत सारे इंडाइसेस हैं जो उन्होंने डेट स्कीम पर्पस के लिए क्रिएट करके रखे हैं। तो अगर आप ये टेबल में राइट साइड में देखोगे, सारे स्कीम कैटेगरीज लिखी हैं और कौन सा इंडेक्स है क्रिसिल का, उसका क्या नॉमेनक्लेचर है, क्या है, वो मैंने डिटेल आउट करके दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, ओवरनाइट फंड के लिए क्रिसिल ने ओवरनाइट इंडेक्स क्रिएट किया है, लिक्विड फंड के लिए क्रिसिल ने लिक्विड फंड इंडेक्स। ऐसे ही सारी कैटेगरीज के लिए विद इन द बॉन्ड क्रिसिल के सर्टेन इंडाइसेस हैं और बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं अपने बेंचमार्किंग पर्पस के लिए। मूव करते हैं थर्ड वन, बेंचमार्क फॉर हाइब्रिड स्कीम। तो बेसिकली बेंचमार्क फॉर हाइब्रिड स्कीम में, अब आप हाइब्रिड स्कीम की बात करते हो, मतलब इसमें इक्विटी भी है, डेट भी है। तो इसका जो भी बेंचमार्किंग होगा वो भी 2 बेंचमार्क्स का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसी हाइब्रिड स्कीम है जिसका एसेट एलोकेशन ऐसा है कि 65% इक्विटी में है, 35% डेट में, है ना। इसका उल्टा भी हो सकता है। तो क्या करेगा, एक ऐसा सिंथेटिक मतलब ऐसा क्रिएट किया जाएगा इंडेक्स जो कि ऐसा नेचुरली स्टैंडअलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको क्रिएट किया जाएगा, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें 65% जो होगा S&P का BSE सेंसेक्स और 35 के लिए IBEX जो ICICI सिक्योरिटीज़ वाला एक इंडेक्स है डेट मार्केट में। तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया इसके वेटेज एवरेज के हिसाब से, 65 into 35%, है ना। 65 वाला S&P BSE सेंसेक्स, 35% वाला IBEX। और फिर आप देखोगे नीचे ये क्रिसिल ने भी कुछ ब्लेंडेड इंडाइसेस बनाए हाइब्रिड फंड्स के। तो बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं जो हाइब्रिड फंड्स में भी 3 कैटेगरी बेसिकली, एग्रेसिव, बैलेंस, कंजर्वेटिव। तो एग्रेसिव वाले में क्या है कि 25% आपका बॉन्ड है, 75% आपका इक्विटी है, बैलेंस में 50-50 है। और कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आपका वो रिवर्स हो जाता है एग्रेसिव वाले का, मतलब अभी आपका डेट जो है 75% हो गया और 25% आपका इक्विटी हो गया। तो ये इन्होंने क्रिएट करके रखा है, डेट इंडेक्स कौन सा लेना है, इक्विटी इंडेक्स कौन सा लेना है, और उसको मल्टीप्लाई करके या उसको वेटेज एवरेज के हिसाब से एक सिंथेटिक इंडेक्स क्रिएट करके क्रिसिल ने ब्लेंडेड इंडेक्सेस बनाया हुआ है, जिसको म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने हाइब्रिड फंड्स के लिए एज अ बेंचमार्क यूज़ कर सके। एक है कि गोल्ड स्कीम के लिए बेंचमार्क क्या होना चाहिए। गोल्ड स्कीम्स के लिए सिंपली बेंचमार्क क्या होगा, गोल्ड प्राइस होगा। जो भी मार्केट में गोल्ड का प्राइस है उसके हिसाब से ही गोल्ड फंड की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। फिर आप देखोगे कुछ यहाँ मैंने स्टैंडर्ड बेंचमार्क का लिस्टिंग किया है
तो बेसिकली इक्विटी स्कीम के लिए जनरली सेंसेक्स और निफ्टी को किया जाता है। ऑल डेट स्कीम हैविंग ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर और आर्बिट्रेज फंड्स के लिए 1 ईयर का टी बिल का मतलब ट्रेजरी बिल। तो 1 साल से कम का जो बेंचमार्किंग होगा उसको आपको जीसेक या ट्रेजरी बिल ऑफ लेस देन 1 ईयर्स के हिसाब से आपको बेंचमार्किंग करना हो। तो आप देखोगे मैंने ये सारे ही पॉइंटर्स लिख के यहाँ पे रखे हैं, आप एक बार देख सकते हो। जितने भी रिटायरमेंट फंड या चिल्ड्रंस फंड हो गया उनको सेंसेक्स या निफ्टी बेस पे करते हैं, क्योंकि जनरली ये जो गोल बेस्ड या लॉन्ग टर्म बेस्ड ये फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट बेस्ड सोल्यूशन बेस्ड फंड्स होते हैं, ज़्यादातर ये लार्ज कैप ओरिएंटेड होते हैं। बट हाँ, ये मतलब इसमें मिड कैप का भी एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है, बट जनरली ये फंड्स लार्ज कैप बेस्ड होते हैं। सो इनका बेंचमार्किंग कहाँ से होगा? सेंसेक्स और निफ्टी के अगेंस्ट। और जैसे इंडेक्स फंड्स हैं, तो इंडेक्स फंड जो है किस फंड को रेप्लिकेट कर रहा है, वो पर्टिकुलर इंडेक्स ही उसका बेंचमार्क बन जाता है। बात करते हैं कि क्या क्या मेथड्स होते हैं फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को अगर मेजर करना हो। पहला है शार्प रेशियो। बेसिकली एक फॉर्मूला है। शार्प रेशियो क्या करता है? आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है RS माइनस RF। RS इज नथिंग बट रिटर्न ऑफ स्कीम, ऐसा आप याद रखो। और RF मतलब रिस्क फ्री रिटर्न। तो रिटर्न ऑफ स्कीम मतलब जिस पर्टिकुलर स्कीम का आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका रिटर्न क्या है। मान लीजिए 7% है, रिस्क फ्री रिटर्न मान लीजिए 6% है। तो RS माइनस RF, तो रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रिटर्न होता है। तो -7 - 6 1%, है ना। शार्प रेशियो 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी होता है, कितना फ्लक्चुएशन है ऑन एन एवरेज उस पर्टिकुलर स्कीम का, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, उसको कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो आपका शार्प रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो शार्प रेशियो से बेसिकली अ रिस्क प्रीमियम जनरेटेड बाय एज्यूमिंग पर यूनिट ऑफ रिस्क, है ना। जितना शार्प रेशियो ज़्यादा होगा स्कीम को उतना ही बेटर माना जाता है। और याद रखना है, शार्प रेशियो कंपैरिजन सिर्फ आप लाइक वाइज स्कीम्स का ही कर सकते हैं, इक्विटी वर्सेस डेट का नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो भी बेसिकली शार्प रेशियो की जगह काम करता है। जो फॉर्मूला आपने RS माइनस RF डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन था, वहाँ पे हम लोग बीटा की बात करते हैं। तो बीटा, हम आपको याद हो हमने पहले पढ़ा था, बीटा इज़ नथिंग बट, जहाँ पे मतलब इक्विटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जहाँ भी ट्रेनर रेशियो यूज़ किया जा रहा है, हमको याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अल्फ़ा। अल्फ़ा बहुत कॉमन वर्ड है। तो अल्फ़ा आप ऐसा देखो कि कोई भी पर्टिकुलर फंड मैनेजर अगर उसकी कोई स्कीम है, उसका एक सुटेबल मार्केट इंडेक्स है, मान लीजिए BSE 30 को मेजर कर रहा है या उसका बेंचमार्क BSE 30 इंडेक्स है। तो अगर BSE 30 का इंडेक्स 10% है, तो अल्फ़ा जो है आप उसके ऊपर कितना जनरेट करो, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करो, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हो, पॉजिटिव रिटर्न लेके आ रहे हो। सो पॉजिटिव अल्फा इज इंडिकेटिव बाय आउट परफॉर्मेंस, और नेगेटिव अल्फा भी हो सकता है। 10 की जगह BSE 30 ने 10% दिया बट आपके फंड ने 9% दिया, तो वो जो है नेगेटिव अल्फा उसको बोलते हैं। और हमको याद रखना है, अल्फा शुड बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर द डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिंग एरर की। सो बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि इंडेक्स फंड बहुत ही प्रिवेलेंट है आज की डेट में। लोग बात करते हैं बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट, और ये पर्टिकुलर इंडेक्स को मिरर करते हैं। मान लीजिए BSE 30 में क्या होगा, BSE 30 में कोई कंपनी है, मान लीजिए वो कंपनी बंद हो जाती है, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली BSE 30 से निकल जाएगी, कोई दूसरी कंपनी उसकी जगह आके ले लेगी। तो आपका जो BSE 30 है वो एज अ इंडेक्स हमेशा बरकरार रहेगा। अगर आपने मान लो BSE 30 के बजाय आपने खुद 30 इक्विटीज़ में, शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो आपको ये नहीं पता है कि वो, और आपने उसको ट्रैक नहीं किया, 5-10 साल बाद ऐसा उसमें से 4 कंपनीज बंद हो गई। तो बेसिकली इंडेक्स फंड क्या करते हैं, ये बेसिकली किसी भी इंडेक्स को, जिस इंडेक्स के अगेंस्ट वो खुद को मेजर करते हैं, उसी इंडेक्स की उन्हीं सिक्योरिटीज़ को मोस्ट ऑफ द टाइम उसी परसेंटेज में जिसमें इंडेक्स उनको होल्ड करता है, स्कीम्स उन सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाती हैं। और जैसे मान लीजिए BSE 30 का एक HDFC का, मान लीजिए HDFC म्यूचुअल फंड का BSE 30 सेंसेक्स का एक इंडेक्स फंड है, ठीक है। वो किसको ट्रैक करेगा, BSE जो सेंसेक्स के 30 कंपनीज हैं उनको। अब BSE सेंसेक्स ने 6 महीने में मान लीजिए 4% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो HDFC म्यूचुअल फंड का टारगेट है कि 4% रिटर्न एटलीस्ट जनरेट करना है ना। पहले के टाइम पे ट्रैकिंग एरर को माना जाता था कि जितना क्लोज होगा, जितना जीरो होगा,
जितना जीरो का क्लोज होगा उतना ही फंड मैनेजर ने उतना अच्छा परफॉर्म किया है। बट आज की डेट में बोलते हैं कि ट्रैकिंग एरर मतलब ऑन दी आउट परफॉर्म करो आप, है ना, कि मान लो BSE सेंसेक्स ने 5% या 4% रिटर्न दिया, तो फंड मैनेजर को उस पर्टिकुलर इंडेक्स के 4 से ज़्यादा का ही देना चाहिए, जितना ज़्यादा दे दे उतना अच्छा है ना। नेक्स्ट आता है स्कीम परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। तो सेबी ने मैंडेट करके रखा है 3 तरह के मेन पॉइंटर्स हैं, सुटेबिलिटी ऑफ द स्कीम, रिटर्न्स ऑफ द स्कीम और पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन। ये तीनों इन्फॉर्मेशन सेबी ने मैंडेट किया है AMCs को अपनी वेबसाइट पे या स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें उनको डिस्क्लोज करना होता है। फिर एक डॉक्यूमेंट होता है फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट बेसिकली क्या है, ये ऑफिशियल सोर्स है फंड के ऑब्जेक्टिव का, परफॉर्मेंस का, और जो पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन है उसका, या बेसिक इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फंड हाउस सब कुछ वहाँ पे डाल के रखता है, और ये मंथली पब्लिकेशन है। तो फंड फैक्ट शीट के थ्रू फंड मैनेजर जो हैं अपना व्यूज़ इकोनॉमी पे क्या है, मार्केट में उनका व्यू क्या है, मार्केट को कैसे दिखते हैं, बीट इक्विटी या मनी मार्केट या डेट मार्केट, वो इन्वेस्टर्स को या जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है या उसमें जो पार्टिसिपेंट है, फॉर एग्जांपल रिसर्च एनालिस्ट हैं, रेटिंग एजेंसीज है या मीडिया है, उनको कैसे कम्युनिकेट करना है, वो फंड फैक्ट शीट में फंड मैनेजर अपनी बात को कहता है कि दिस इज़ हाउ वो देखता है कि मार्केट किधर जा रहा है। और ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बट ये एक तरह का प्रचलन है कि सारे के सारे फंड हाउसेस फंड फैक्ट शीट को मतलब पब्लिश करते हैं, दो ये सेबी ने मैंडेट नहीं किया हुआ है। और ये भी मतलब आपको जानना ज़रूरी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इंक्लूडिंग फंड फैक्ट शीट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं सेबी की जो एडवर्टाइजिंग गाइडलाइन है उसको कंफर्म करना चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। काफ़ी छोटा चैप्टर था, बट मैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेके आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।